1953 में प्रख्यात क्षत्रिय राजनीतिज्ञ आयुवान सिंह जी हुडील ने अपनी किताब में लिखा कि क्षत्रियों के राजनीतिक प्रभुत्व की समाप्ति का सूत्रपात राज्यों की समाप्ति से प्रारंभ होकर जागीरों और भूस्वामित्व की समाप्ति तक पूर्ण हो गया। अब ये अपने ही घर में शासक से शासित, स्वामी से दास, स्वावलंबी से परावलंबी और सम्मानित से अपमानित हो गए। किंतु प्रजातंत्रवाद में आर्थिक सबलता पुनः राजनैतिक प्रभुत्व को जन्म दे सकती है। इसलिए ब्राह्मण बौद्धिक वर्ग के लिए क्षत्रियों को आर्थिक रूप से पंगु बनाना भी उतना ही आवश्यक है जितना गोएबल के तौर तरीकों से उनकी राजनीतिक शक्ति खत्म करना। 70 साल बाद सितंबर 2023 में राज्यसभा सांसद और आरजेडी नेता मनोज झा ने नए पार्लियामेंट्री सेशन की शुरुआत ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता ठाकुर का कुआं से की। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। अपनी सफाई में झा ने ठाकुर को वर्चस्व का प्रतीक बताकर अपने अंदर के ठाकुर को मारने की हिदायत दी। खैर, शब्दों के इस मायाजाल के पीछे झा के राजनीतिक उद्देश्य को समझना कठिन नहीं है। जहां ओम प्रकाश वाल्मीकि कृत इस कविता के माध्यम से मनोज झा क्षत्रियों के प्रति सूक्ष्म जातीय विद्वेष फैलाते हैं, तो वहीं उनके समर्थन में प्रोफेसर अपूर्वानंद झा अपने सजातीय श्री सिद्धार्थ वरदराजन के मीडिया पोर्टल पर अपना लेख प्रकाशित करते हैं और बीबीसी हिंदी की हेड रूपा झा भी मनोज झा को आमंत्रित कर उन्हें अपना पक्ष रखने का सुअवसर देती हैं। किंतु गौरतलब है कि जिन क्षत्रियों पर यहाँ निशाना साधा गया, उनके बुद्धिजीवियों को अपने विरोधात्मक विचार रखने का समान अधिकार तक नहीं दिया गया। विडंबना देखिए कि कहां मनोज झा क्षत्रियों को वर्चस्व का प्रतीक बता रहे थे, तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम ने उन्हीं के समाज के वर्चस्ववाद को बेनकाब कर दिया। ईमानदारी से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कृतियों का पुनर्वलोकन करें तो हम पाते हैं कि उनके रचना कर्म में शोषक के चेहरे और उपनाम गैर ठाकुर ही ज्यादा हैं, जिन्हें लोकप्रिय माध्यमों द्वारा कम उठाया जाता है। सलाम, गोहत्या, ब्रह्मास्त्र, मैं ब्राह्मण नहीं हूं मैं, जहां वे ब्राह्मणवाद पर कुठाराघात करते हैं, तो वहीं 25 चेका 150 में वे गांव के चौधरी शोषकों पर बात करते हैं। वाल्मीकि अपनी आत्मकथा झूठन में अपने गांव के त्यागी ब्राह्मणों द्वारा शोषण पर चर्चा करते हैं, किंतु उनकी अन्य कृतियों की तरह उनकी आत्मकथा बौद्धिक विमर्श से पूर्णतः गायब है। वहीं उनकी कविता ठाकुर का कुआं, जिसे ब्राह्मणवादी बौद्धिक वर्ग सुनियोजित तरीके से बार बार दोहराता आया है, वह असल में मुंशी प्रेमचंद की काल्पनिक कहानी ठाकुर का कुआं पर आधारित है। प्रेमचंद ने अवध के साहूकारों द्वारा दलित और किसानों के उत्पीड़न पर कभी एक शब्द नहीं लिखा और पूरी जिम्मेदारी क्षत्रिय जमींदारों पर डाली, किंतु शोषण और उत्पीड़न की जमीनी हकीकत 1857 में हुई थी, जब अवध की क्रांति की सच्ची घटनाओं से साफ होता है, जहां बेनी माधव सिंह बैंस और देवी बख्श सिंह बिसेन की अगुवाई में सभी किसान जातियों क्षत्रिय, मुस्लिम, पासी, आहिर और कुर्मी ने एकजुट होकर साहूकारों का विरोध किया, उन्हें बंदी बनाया और उनके शोषण के हथियार, उनके लिखे बही खाता को जलाकर खाक कर दिया। रही बात ठाकुर के कुएं की, तो फरीदाबाद के पास तोमर राजपूतों द्वारा निर्मित अनंगपुर बांध हो या दौसा के निकुंभ राजपूतों द्वारा निर्मित चांद बावड़ी हो, गुजरात के सोलंकी राजपूतों द्वारा बनाई गई रानी की वाव हो या बिहार के कर्नाट राजपूतों द्वारा मोतिहारी की मोती झील, महाराजा गंगा सिंह जी बीकानेर द्वारा बनवाया गया गंगा कैनाल हो या मैग्सेसे अवार्ड विजेता राजेंद्र सिंह या शेखावटी में यमुना के पानी के लिए वर्षों संघर्ष करने वाले यशवर्धन सिंह जी हों, ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां ठाकुर ने सर्व समाज के लिए पानी व्यवस्था के लिए संघर्ष किया है। निसंदेह कविता के पाठ पुनर्पाठ का मूल उद्देश्य अन्य समाजों में क्षत्रियों के प्रति घृणा पैदा करना तो है ही, अपितु बहुसंख्यक क्षत्रियों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकता पर भी बौद्धिक भ्रम फैलाना है। उदाहरण, भारत रत्न राष्ट्र सत्ता और प्रत्येक समाज के संबंधों का एक अच्छा इंडिकेटर है। जहां 53 में से 27 भारत रत्न केवल एक जाति को मिले, तो वहीं क्षत्रियों को आज तक कोई भारत रत्न नहीं मिला है, जबकि इन बुद्धिजीवियों की माने तो सत्ता आज भी क्षत्रियों की ही है। उसके पीछे इनके मुख्यतः 3 उद्देश्य होते हैं। पहला, क्षत्रियों के प्रति जातीय वैमनस्य फैला विभिन्न जातियों को उनसे अलग करना। दूसरा,
क्षत्रियों को टारगेट बनाकर अपनी स्वयं की अघोषित तानाशाही से सबका ध्यान भटकाना। तीसरा, क्षत्रियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर रखना। मीडिया द्वारा गढ़े गए ठाकुरवाद के नैरेटिव के कारण दोनों सरकार और सिविल सोसाइटी क्षत्रिय समाज की आवाज को अनसुनी करती है, तो वहीं जो क्षत्रिय राजनेता गरीब क्षत्रियों की आवाज उठाते हैं या जो क्षत्रिय भामाशाह गरीब क्षत्रियों को अपनी जेब से आर्थिक कॉम्पनसेशन देते हैं, उन्हें भी सरकार और सिविल सोसाइटी या तो दरकिनार करती है या शत्रु घोषित कर उत्पीड़न करती है। इसी षड्यंत्र का एक हिस्सा है ईडब्ल्यूएस अर्थात आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण में भूमि की शर्त, जिसके माध्यम से देश का शासक समुदाय बहुसंख्यक गरीब खेतिहर क्षत्रियों को ईडब्ल्यूएस के दायरे से बाहर रखता आया है, ताकि क्षत्रियों का आर्थिक और सामाजिक उत्थान न हो सके और देश का सत्ताधारी पंडा पूंजी वर्ग अपनी आबादी से कई गुना ज्यादा प्रतिनिधित्व ले सके, जबकि छोटी जोत वाले खेतिहर समुदायों की आर्थिक हालत किसी से छुपी नहीं है। जिस जमीन के लिए क्षत्रियों ने अपना खून बहाया, वो आज उसके लिए ईडब्ल्यूएस वाले मामले में एसेट की जगह लायबिलिटी बन गई है। ईडब्ल्यूएस की शरारतपूर्ण शर्तें क्षत्रिय और जमीन के पुरातन रिश्ते को खत्म करने की साजिश है, क्योंकि आर्थिक गुलामी में जकड़ा आम राजपूत जमीन बेचेगा तभी वो ईडब्ल्यूएस का लाभ ले पाएगा। अंत में मनोज झा जैसे वर्चस्ववादी धूर्तों को समर्पित कुछ पंक्तियां। मीडिया तुम्हारी, अखबार तुम्हारा, एंकर तुम्हारे, पार्टियां तुम्हारी, प्रोपेगेंडा तुम्हारा, फिर भी प्रिविलेज ठाकुर का। सिनेमा तुम्हारा, प्रोड्यूसर तुम्हारे, स्क्रीन प्ले तुम्हारे, हीरो तुम्हारे, विलन हमारे, फिर भी जातिवाद ठाकुर का। न्यायपालिका तुम्हारी, जज तुम्हारे, कानून तुम्हारा, फिर भी दादागिरी ठाकुरों की। ब्यूरोक्रेसी तुम्हारी, सिस्टम तुम्हारा, व्यवस्था तुम्हारी, मगर सरकार ठाकुर की। पक्ष तुम्हारा, विपक्ष तुम्हारा, मुद्दे तुम्हारे, देश तुम्हारा। ठाकुर का क्या? ठाकुर का क्या?